लिरिक्स जो बॉलीवुड में चलता है और शायरी जो मंच पर पढ़ी जाती है, बड़ा मुश्किल होता है कि दोनों के बीच का तालमेल बनाया जाए और आप उन चंद शख्सियत में हैं अगर गीतकार शायर भी है तो उसे बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। कि लोग जब भी बोलते हैं कि भाई आपके गाने में दम नहीं है, शायरी नहीं है, तो ये क्या वाजिब है कि 80% डायरेक्टर जो होते हैं वो एक्टर के हिसाब से काम करते हैं और ये बोलते हैं पोइट्री नहीं चलती। 4 बाई चाय के कमरे में बैठ के ये डिसाइड कर लेते हैं कि पोइट्री नहीं चलती। एक लाइन या वन लाइन कोई जो संजय सर की शख्सियत को बयां करता हो आपकी नज़र में? मैं संजय जी को सलाम करता हूँ कि उन्होंने हीरा मंडी बनाई, क्लासिकल सिनेमा बनाया। गाने फिल्म के लिए होते हैं, सही बात, फिल्म गानों बिल्कुल के लिए सही नहीं बात। होती। कोई गजल मैंने अक्सर देखा है आपको पढ़ते हुए। मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई जावियों से कहा गया। हिंदी लिटरेचर में इंटरेस्ट है आपका कभी? उर्दू किसी की जबान नहीं है, हिंदुस्तान की जबान है। एक तो शायरी और गीत में डिफरेंस क्या है? शायरी के बाद गीतकारी हो सकती है, लेकिन गीतकारी के बाद इंसान शायर नहीं बन सकता। बॉलीवुड में टिके रहना कितना आसान है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। वायरल टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं उनसे मिलने के लिए मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था। जब वो शायरी के मंच पे जाते हैं तो पूरा मंच उनका होता है। जब वो बॉलीवुड में गाने लिखते हैं तो वो फिल्म सुपर हिट होती है। विनते दिल हो, बाजीराव मस्तानी का गाना हो, या फिर तुझे याद कर रहा हूँ आयत की तरह का गाना हो, हर गाने की एक अलग पहचान, एक अलग खुशबू आती है। हमारे साथ हैं एम तुराज साहब। स्वागत है तुराज जी। थैंक यू प्रकाश भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं तो बहुत एक्साइटेड था और मैंने काफ़ी अपने दोस्तों से बात भी की थी कि भाई तुराज साहब को ज़रूर अपने एपिसोड में लेके आएंगे। जैसे हम चर्चा भी कर रहे थे कि लिरिक्स जो बॉलीवुड में चलता है और शायरी जो मंच पर पढ़ी जाती है, बड़ा मुश्किल होता है कि दोनों के बीच का तालमेल बनाया जाए और आप उन चंद शख्सियत में हैं जो कि दोनों के बीच का तालमेल बना पाए। क्या राज है इसका? देखिए, जो फिल्मी राइटिंग है जिसे हम गीतकारी कहते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है जी। और उसका उसके लिए राइटर को शायर होना शर्त नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, हो जी। सकता है दूसरे लोगों का कुछ इसमें अलग मानना हो, लेकिन मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस है क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट क्राफ्ट है। हाँ, अगर गीतकार शायर भी है तो उसे बहुत सारा सपोर्ट मिलता है क्योंकि उसके ऊपर ख्यालात उतरते हैं, राइट। तो वो उसके लिए बहुत बेहतर होता है। अदरवाइज अगर वो शायर नहीं है तो भी गीतकारी कर सकता है। और मेरे साथ ये रहा कि ये दोनों चीज़ ऊपर वाले ने मुझे दी। मैं एक शायर भी हूँ और गीतकार भी हूँ, लेकिन मैं पहले गीतकार ही हूँ। शायर मैं था पहले। अच्छा। था इन द सेंस कि जब मैं वहाँ से आया था अपने गांव से 2003 में, तब मैं 2002 में, तब मैं शायर ही था। और गीतकारी यूं कह लीजिए कि अब मुझे शायरी आती है, तो शायरी के बाद गीतकारी हो सकती है, लेकिन गीतकारी के बाद इंसान शायर नहीं बन सकता। शायर या तो होता है या तो नहीं होता है। गीतकार इंसान बन सकता है अगर उसको स्क्रिप्ट का सेंस है या उसको उसकी वोकैबुलरी जो है वो अच्छी है और थोड़ा बहुत लिखना भी जानता है, तो वो बिल्कुल गीतकारी कर सकता है। लेकिन थोड़े बहुत में शायरी नहीं होती। तो ऊपर वाला करम रहा कि मुझे शायरी भी आती थी और गीतकारी भी आती थी, तो इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, वो ऊपर वाले का करम है। और सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री का मैं एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझसे गीत लिखवाए और मैं मुशायरे जो शायरी की दुनिया है, यूँ कह लीजिए जो पोइट्री इवेंट्स होते हैं, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे समझा और वहाँ भी जगह दी और मैं वो कर पाया। इसमें कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाले हैं मैंने। राइट। अभी मैं दिल्ली गया था और दिल्ली में जो साहित्य का गलियारा है, वहाँ के लोग थे, काफ़ी लोग मिलते रहते हैं। उसमें मुलाकात हुई और आपकी चर्चा ज़रूर होती है वहाँ पे जब भी मैं जाता हूँ। इस बार भी चर्चा हुई कि भाई वो साहिर वाली खुशबू अगर आज कोई डेट में बचा के रखा है तो सिर्फ आपकी तुरंत। और दिल्ली वाले ना बड़े पॉजिटिव भी होते हैं पोइट्री को लेके कि भाई हमारे बॉलीवुड में तो क्या चल रहा है पता नहीं, मतलब ऐसे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। उनको लगता है कि बॉलीवुड हम लोग ही चला रहे हैं, लेकिन वो आपकी बड़ी तारीफ करते हैं कि भाई एक आदमी है अभी भी तुराज जो सब कुछ बचा के रखा है। मतलब साहिर की खुशबू वो मानते हैं कि आपकी शायरी में है। आपका मानना है कुछ ऐसा? देखिए, साहिर साहब जो हैं वो बहुत मैं इंडस्ट्री में एक्चुअली दो लोगों को मानता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि आपके आइडल कौन है या आप किन्हें मानते हैं, तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में अगर मैं किसी गीतकार को मानता हूँ, नंबर 1 पर रखता हूँ, तो वो हैं आनंद बख्शी साहब। अच्छा। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि
फिल्मी गीतकारी आनंद बख्शी साहब से अच्छी किसी ने नहीं की। हम्म, वो एक्चुअली गीत के अंदर स्क्रीन प्ले लिखते थे। फिल्म की सिचुएशन जितनी बेहतर तरीके से उन्होंने लिखी है, और अगर सिचुएशन बहुत अच्छे से आ गई है तो उससे अच्छा गीत नहीं हो सकता, क्योंकि गाने फिल्म के लिए होते हैं, सही बात, फिल्म गानों बिल्कुल के सही लिए बात। नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे आनंद बख्शी साहब को नंबर 1 पे रखता हूँ। नंबर 2 पे साहिर साहब आते हैं मेरी लिस्ट में भी। चूंकि साहिर साहब ने गाने तो बहुत अच्छे लिखे ही हैं, कि वो उन्होंने गानों में एक नया काम ये किया कि वो गानों में शायरी लेके आए। राइट। उन्होंने बहुत पोएटिक और बहुत शायरी की गानों में, तो मैं उनको इसलिए नंबर 2 पे रखता हूँ, और नंबर 3 पे सारी दुनिया है। बाकी सब जी, मैं खुद और जितने भी गीतकार हैं वो सब नंबर 3 पे या उसके बाद जो भी नंबर होते होंगे उन्हीं पे आते हैं। बट तो इसलिए साहिर साहब को मैं बिल्कुल बहुत मानता हूँ, और लोग अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं तो ये उनका बड़प्पन है। मेरे अंदर ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं अभी तक नहीं मानता कि मैं साहिर साहब जैसा कुछ कर पा रहा हूँ। हाँ, मेरी कोशिशें हैं कि मैं आनंद बख्शी साहब जैसा कुछ और या साहिर साहब जैसा कुछ मैं कर सकूं। यहाँ एक बात और है कि मैं एक्चुअली किसी के जैसा काम करना नहीं चाहता। मैं खुद के जैसा काम करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही। और मेरा यह मानना है कि जिस काम में कोई भी काम हो, जैसे अभी आप इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो अगर अपने इंटरव्यू में आप अपने सवालों में आप नहीं हैं, तो फिर वो इंटरव्यू आपने किया किसी और ने किया, उसका क्या मतलब है। जैसे मेरी गीतकारी में अगर मैं नहीं हूं, एम तुराज उसमें नहीं है और मैं लिख रहा हूं, तो मेरे लिखने का क्या मतलब है। वो मैंने लिखा, किसी और ने लिखा, कोई मकसद नहीं है। तो मैं बिल्कुल अलग करने की, अपने ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं इन लोगों से बहुत मुतासिर हूं, और लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई कुछ कर रहा हूं, तो मैं लोगों का शुक्रगुजार हूं कि वो मेरी मेहनत को जो है वो एडमायर कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। अच्छा, मुझे एक बताइए, एक चीज़ बताइए, जैसे कि लोग जब भी बोलते हैं कि भाई आपके गाने में दम नहीं है, शायरी नहीं है, तो ये क्या वाजिब है कि गाने में शायरी ढूंढना? तो शायरी एक अलग विधा है, मुझे जी लगता है, जी, जहाँ तक मुझे समझ। बहुत अच्छा सवाल किया प्रकाश भाई आपने। ये अक्सर मैं जब शायरों से मिलता हूँ, खास तौर से शायरों से, कवियों से मिलता हूँ, तो उनकी ये शिकायतें रहती हैं। देखिए, उनको ये पता ही नहीं है कि फिल्म राइटिंग जो है या यहाँ पे गीतकारी जो है कितना मुश्किल जॉब है, कितना डिफरेंट क्राफ्ट है वो। तो एक तो वो इसको ये शायरी समझना बंद कर दें, और वो इसमें क्यों ढूंढ रहे हैं शायरी, जबकि अभी तक साहित्य में जो फिल्म स्क्रिप्ट है उसको अभी तक जगह नहीं दी गई है। तो फिर ये गानों को उसमें साहित्य या मतलब शायरी उसमें क्यों ढूंढते हैं? तो बिल्कुल इनको मालूम नहीं है। देखिए, गानों का क्या है, गाने में 98% गाने आज की तारीख में धुन पे लिखे जाते हैं, राइट, है ना। बिल्कुल। और धुन का एक साउंड होता है। तो एक तो धुन होगी, एक साउंड हो गया उसका, उसके बाद में एक सिचुएशन होगी, फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की कुछ सोच होती है, कुछ उनकी ईगो भी होती है कि भाई उनकी गाने में सिर्फ लाइनें ही जो है वो पूर्ण नहीं करनी है, ईगो भी जो है स्पेसिफाई करनी होती है डायरेक्टर की, कि उसको भाई वो साफ कह देता है कि मुझे इस तरह के लफ्ज पसंद नहीं है, मेरी फिल्म की ये जबान नहीं है, वो कुछ भी बोल देता है। और हमें करना होता है क्योंकि उसकी फिल्म के लिए हम काम कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है। तो इन लोगों को पता ही नहीं। और शायरी में क्या है, मैं भी शायरी करता हूँ, वो मेरा यही मानना है कि मेरी शायरी में वो साहित्य और वो शायरी या वो गजल या जो भी है वो ढूंढे, तो उनको ये मालूम ही नहीं है। अच्छा, शायरी में क्या है कि अपनी मर्जी से गजल लिखी या एक कविता लिखी, उसको अपनी मर्जी से स्टेज पे पढ़ दी, जिन लोगों ने अप्रिशिएट किया नहीं किया वो उनकी मर्जी, और वही गजल फिर अगले मुशायरे या कवि सम्मेलन में जाके पढ़ दी। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो चीज हमने जिस फिल्म के लिए लिख दी, अगली फिल्म में हम उसकी एक भी लाइन यूज नहीं कर सकते, वरना उसमें कॉपीराइट का इशू आ जाएगा और दूसरी चीजें होती हैं। तो इसलिए मेरा इन लोगों से दरख्वास्त है कि इसमें ये सब चीजें ढूंढना बंद करें। बिल्कुल सही बात बोली है। अच्छा, एक चीज़ आपने अच्छी बात बीच में बोली कि भाई शायरी में फिल्म लिरिक्स में डायरेक्टर प्रोड्यूसर इन्वॉल्व होते हैं। एक तरफ स्टेज है जहाँ पे वाहवाही मिलती है, और एक तरफ राइटिंग ऐसी है जहाँ पे हर दिन आपको फाइट करनी पड़ती है अपनी चीज़ को लेकर। कितना मुश्किल होता है दोनों जगह पे, मतलब एक ही तुराज स्टेज पे चढ़ते हैं, वाह लोग करते हैं, और एक ही तुराज जाते हैं, बोलते हैं नहीं भाई ये तो समझ नहीं आ रहा है आपका। देखिए, बिल्कुल दोनों का अपना अलग मजा है। फिल्मी गीतकारी का ये है कि वो बहुत दूर तक जाती है। हाँ, ये तो है। जब आपकी कोई फिल्म रिलीज होती है और वो बड़े लेवल पर रिलीज हो रही है, ए ग्रेड की फिल्म है, तो जाहिर सी बात है वो पूरी दुनिया में गाना पहुंच जाता है, तो उसका सेटिस्फेक्शन एक अलग होता है। और फिल्म से आमदनी भी बहुत ज़्यादा होती है और फिर रॉयल्टी भी आती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी। हाँ, उसमें ये रहता है कि
हमारा गाना कहाँ, किसने, किस कोने में, किस शहर में, किस गांव में किसने अप्रिशिएट किया, हमको ये पता नहीं चलता। बस इतना। और स्टेज पे क्या है, जब हम पोइट्री करने जाते हैं, शायरी पढ़ते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि ऑन द स्पॉट बिल्कुल फेस टू फेस वो वाह और आह जो है वो लोगों की आती है, तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है, वो रूह को सुकून मिलता है, क्योंकि आपने वो एप्रिशिएशन आता हुआ, वो आ और वाह आती हुई देखी है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। बस यही है। अदरवाइज फिल्म जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वो बहुत, उसकी राइटिंग बहुत दूर तक जाती है और उसके बहुत सारे और भी फायदे हैं। देखिए, अगले सवाल पे आऊँगा, उससे पहले मैं एक आपकी शायरी जो कि आप स्टेज पे अक्सर पढ़ते हैं और काफ़ी वाहवाही मिलती है। जी देखिए, मैं अभी एक शेर आपको सुनाता हूँ, जी। और उस शेर के लिखने का, उसके पीछे कहानी यही थी कि लोगों को लगता है कि अमूमन जो है वो लोग शायरों पे और गीतकारों पे तो नहीं कह सकते, लेकिन शायरों पे इस तरह का इल्ज़ाम आता है कि भाई शायर जो होते हैं वो बहुत ही सैड बातें करते हैं, बहुत ही सैड होते हैं, और दिल ऐसी टूटे वैसी तभी बातें। शायर तो बनते मैं हैं। उनके लिए मैंने ये शायरी लिखी, मैं उनको बता दूं, क्योंकि ये हमारा काम है। पैथोस के बिना साहित्य जो है, साहित्य या राइटिंग, वो कंप्लीट नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। तो वो पैथोस से घिरे रहना, और हम सिचुएशनल काम करते हैं। अभी एक सैड गाना है तो मैं कितना ही भी हैप्पी हूं, मुझे तो सैड ही लिखना है, मुझे सैड होके वो लिखना पड़ेगा। तो उनके लिए ये शायरी है कि आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं, आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं, हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी में हैं। ओहो, क्या बात। हम हैं आंसू, हम किसी के गम की निगरानी में। और इसमें एक शेर ये था कि बह रहा है सब्र का दरिया जो आंखों से तुराज, बह रहा है सब्र का दरिया जो आंखों से तुराज, एक मुद्दत से प्यासे हम इसी पानी में हैं। क्या बात है, एक मुद्दत से प्यासे हम इसी पानी में हैं। जी, ये एक और प्लीज, वाह क्या माहौल बनाया जी आपने। बिल्कुल। एक गज़ल है मेरी कि बहुत ही, मैंने उसको मॉडर्न कह लीजिए लिखी है कि बहुत मिस्टेक होती जा रही है, अच्छा। बहुत मिस्टेक होती जा रही है, मोहब्बत फेक होती जा रही है, ओहो। और बुरे हम हो गए सोहबत में जिसकी, वो लड़की नेक होती जा रही वाह, है, वो लड़की क्या बात। नेक होती जा रही है। क्या Thank बात you, है, sir. Thank क्या बात है, मज़ा आ गया। अच्छा, एक ना अक्सर जब मैंने लोगों को बोला कि भाई तुराज साहब आ रहे हैं मेरे पास में, तो काफ़ी जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, ऑडियंस भी, सबने सवाल किया कि भाई उनसे पूछिएगा कि भाई इतने भारी भारी शब्द लाते कहाँ हैं कि बिनते दिल की लोग ढूंढना पड़ता है कि भाई क्या है इसका मतलब, फर्स्ट टाइम सुन रहा होता तो ये आगाज़ कहाँ से होता है, कहाँ से ये ख्याल आते हैं आपके अंदर? देखिए, बिनते दिल गाने पे मैंने काफ़ी बातें की हैं बहुत जगह। तो बिनते दिल गाना जो था वो एक सिचुएशनल गाना था। और चूंकि वो, अगर आपने फिल्म देखी हो तो उसका जो वो कैरेक्टर था, मलिक कफूर जो है, वो जो कैरेक्टर था वो एक डिफरेंट कैरेक्टर था और बहुत डिफरेंट जगह से वो आया था। तो बिनते दिल जब हम डिस्कस कर रहे थे संजय जी से, तो ये हमारी बातचीत चली कि जब इंसान बहुत प्यार में होता है या बहुत गुस्से में होता है, तो वो जो उसकी मादरी जबान होती है, जो उसकी मदर टंग होती है, वो उसमें बात करता है। ट्रू। मतलब वो उसमें सोचता है, बात भले ही हम अंग्रेजी में कर रहे हो, लेकिन हमारे अंदर जो ख्याल आते हैं अंदर से, वो हमारी मादरी जबान में ही आते हैं। बिल्कुल सही। फिर हम उसे ट्रांसलेट करते हैं, कोई भी, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो दूसरी जबान अगर कोई जानता है तो बस यही था कि, और मलिक कफूर उस सीन में, उस सिचुएशन में, उस गाने में उसको बहुत प्यार है खिलजी से, मतलब उसको इतना प्यार है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सही। तो मेरा यही था कि भाई हम क्यों ना हम ऐसी जबान एक रखें जो ऐसी लगे कि ये उसकी जबान होगी, मलिक कफूर की अपनी हाँ, ये उसकी फीलिंग होगी, क्योंकि वो कहाँ से, अफगानिस्तान से या कहीं से उसको लाया गया था। तो इसलिए मैंने वो जो है इतने भारी भरकम वर्ड्स वो मैंने उसमें उर्दू, अरबी, फारसी वो इस्तेमाल की, और चूंकि वो सिचुएशनल था और वो एक साउंड था उसका। क्या मतलब है पूरा? अगर देखिए, बिनते दिल मिस्रिया का मतलब ये है कि बिनते दिल कहते हैं दिल की बेटी। अच्छा। और मिस्रिया, मिस्र कहते थे इजिप्ट को, जो पहले, अभी जो इजिप्ट है वो पहले मिस्र हुआ करता था। तो जैसे मुजफ्फर नगरी अहमदाबादी होता है, तो मैंने उसको मिस्रिया कर दिया। अच्छा। बिनते दिल मिस्रिया में, यानी मेरा ये था उसके पीछे एक जो ख्याल था उस वर्ड के पीछे, उस लाइन के पीछे, कि अगर कोई खूबसूरती, जैसे एक जिस्म है, उसमें सबसे खूबसूरत पार्ट जो है उसमें हार्ट को माना जाता है। जैसे अगर हम पोइट्री के एतबार से माने तो दिल एक बहुत खूबसूरत है कि भाई दिल से सोचो, दिल से लिखो, दिल से कहो। और अगर हम साइंटिफिक एतबार से हम देखें तो दिल एक बहुत ही अहम पार्ट है हमारी बॉडी का, क्योंकि वो पूरी बॉडी में खून
जो है पंपिंग करता है और पूरी बॉडी में खून पहुंचाता है। तो अगर इसका ये मतलब है कि अगर खूबसूरती का भी कोई जिस्म हो तो वो उसमें भी दिल ऑब्वियसली सबसे अच्छा पार्ट होगा। तो वो ये कैरेक्टर ये कह रहा है कि मैं बिनते दिल मिस्रियां हूं, यानी मैं इजिप्ट की जो खूबसूरती है वो दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है, तो मैं इजिप्ट की खूबसूरती के भी दिल की बेटी हूं। तो तुम कहां इन लड़कियों के साथ या इसके साथ उसके साथ जा रहे हो, तुम मेरे पे जो है वो नजर नहीं डाल रहे हो, मैं सबसे खूबसूरत हूँ इस दुनिया में। क्या बात है आपके लिए तो इसका ये काफी लंबा चौड़ा मतलब था। जी जी जी, काफ़ी गहरी बातें। जी हाँ। अच्छा, एक चीज़ अक्सर लोग पूछते हैं, और ये मैं एज ए स्टूडेंट भी, सिनेमा स्टूडेंट भी पूछना चाहूँगा, और चाहूँगा कि आप बताएं भी। एक तो शायरी और गीत में डिफरेंस क्या है मीटर का, और दूसरी बात, कब लगे आदमी को कि वो शायर है या गीतकार है? जैसे आपने बोला कि शायर होता है, गीतकार बन सकते हैं आप। जी देखिए, गीतकारी का तो ये है कि अगर आपको धुन का सेंस है, यानी देखिए धुन भी क्या होती है, बहरी होती है। तो उसमें गीतकारी में क्या होता है कि जो कंपोजर, क्योंकि धुन पे लिखा जाता है, जो कंपोजर जो है वो, जैसे अगर हम शायरी की बात करें तो उसमें जो पैरामीटर्स हैं, यानी उसमें जो बहरें होती हैं, यानी मात्राएं कह लीजिए या तो बहरे कह लीजिए, शायरी की बात कर रहे हाँ हैं। अगर हम शायरी की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हमें वो डिसाइड करने पड़ते हैं, उसके हिसाब से रदीफ, काफिया, पैरामीटर्स वो हमको लेके चलना है, उसमें इतनी सी भी कमी नहीं हो सकती। और अब अगर हम गीतकारी में आते हैं तो होता उसमें भी वही है, उसमें भी मीटर्स होते हैं, उसमें भी बहरें होती हैं, लेकिन वो कंपोजर चूंकि उसको शायरी से कोई लेना देना नहीं होता, तो वो कोई लाइन उसने, जैसे शायरी में भी बहुत सारे मीटर्स हैं, तो अब ये क्या करता है जो कंपोजर होता है, वो कोई लाइन इतनी बड़ी कर देता है, दूसरी सेम नहीं करता, वो इतनी कर देता है या उससे ज्यादा कर देता है, फिर तीसरी इतनी कर देता है, चौथी एक ही वर्ड होता है जिसे वो हुक लाइन कह देता है। मैं समझ गया। तो उसमें कुछ बहुत सारे पैरामीटर्स पे हमको खरा नहीं उतरना होता है, इसलिए गीतकारी जो है पैरामीटर्स के हिसाब से जो पोइट्री के हैं उनके हिसाब से आसान होती है, लेकिन वो मुश्किल इसलिए है कि उसमें आपको सिचुएशन लिखनी होती है, उसमें वो धुन का साउंड लिखना होता है, इसलिए वो मुश्किल है। और शायरी चूंकि उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है तो उसका एक डिफरेंट तरीका, मतलब वो एक डिफरेंट क्राफ्ट है और वो बहुत मुश्किल है वो भी, लेकिन अगर वो आपको आ गया तो उसमें बाकी चीजें नहीं है, इसमें आपको ये तो सीखना ही है, प्लस यहाँ पे धुन, सिचुएशन, ईगो, और डायरेक्टर के या प्रोड्यूसर के किसी घर वाले को ये वर्ड पसंद नहीं है, नहीं ये तो बहुत भारी भरकम वर्ड है, ये मुझे नहीं रखना। शायरी में ऐसा नहीं है, उसमें आप जो चाहे रख दीजिए, आपकी मर्जी पे चलता है। अच्छा, हम लोग जब छोटे थे ना तो अक्सर गुलाम अली साहब की गज़ल सुनते थे, और उसमें वो अक्सर बोलते थे कि मैं छोटी बहर की गज़ल सुना रहा हूँ। तो मैं सोचता ये छोटी बहर किसने लिखा है, छोटी बहर कोई राइटर होंगे, बाद में समझ आया कि छोटी बहर भी कुछ है, मतलब इस पे अगर थोड़ा बता पाए। मीटर होता है वो, मीटर ही जैसे मेरी ये, मैंने अभी वो शेर सुनाया आपको कि बहुत मिस्टेक होती जा रही है, जी। तो ये एक अलग मीटर है, एक बहर कहते हैं इसको। जैसे मात्राएं होती हैं, हिंदी में मात्राएं होती है कविता में, या तो एक बहर होती है, ये एक छोटी है, और फिर ये मैंने दूसरी आपको गजल सुनाई है, वो एक शेर सुनाया कि आप हंस सकते हैं क्योंकि आप मनमानी में हैं, तो इससे बड़ा मीटर भी हो सकता है। समझ गया। बहुत सारी यूं कहा जाता है शायरी में कि शायरी में इतने मीटर हैं कि सारे मीटर जानने के लिए आपकी उम्र कम से कम 400 या 500 साल होनी चाहिए। अच्छा। तब उन सब पे आप काम कर सकते हैं। तो इतने सारे मीटर्स हैं, और मीटर आए दिन आप उसको जो मीटर हैं वो आप नया मीटर भी बना सकते हैं, वो उन्हीं पार्टों को आप और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा कर सकते हैं, या और छोटा कर सकते हैं। अच्छा, आप अब बॉलीवुड पे आते हैं, और लगभग लोग जो बॉलीवुड में कैरियर अपना बनाना चाहते हैं, दो चीज़ें आपसे जाननी है। एक तो कोई जो राइटिंग करता है तो उसका एक बेसिक ग्रामर क्या है, कैसे एक लड़के को लगे कि भाई मैंने जो ये लिखा है ये गाना बन सकता है, क्योंकि कोई गांव में बैठा हुआ है, कोई छोटे शहरों में बैठा हुआ, वो पिच तो कर नहीं सकता, धुन नहीं बना सकता, तो उसको लगे कि ये गाना मेरा पिच होने के लायक है। दूसरी चीज़ कि बॉलीवुड में टिके रहना कितना आसान है। देखिए, पहली बात तो ये कि कब लगे इंसान को कि मैं राइटर हूँ, जो वो लिख ले, जब उसको खुद को यकीन हो जाए तभी दूसरे को लगेगा। पहली बात तो ये है, और खुद का यकीन ये नहीं है कि मतलब मैं कुछ भी सोच लूँ, सुबह मैं रात को सोऊं और सुबह मैं उठूं और मैं सोच लूँ कि मैं तो वो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टॉप मोस्ट गीतकार हूँ, या मैं तो शाहरुख खान से या किसी भी बड़े एक्टर से बड़ा एक्टर हूँ। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। आपको काम तो सीखना ही पड़ेगा, पहले काम सीखिए, और अगर आप उस लायक हैं, आप वो गीतकारी क्या है, ये शायरी है इसमें थोड़ी बहुत, लेकिन ये तुकबंदी ज़्यादा है। अच्छा। कि आपका वो
आपने ख्याल को धुन उसमें में तुक पे तुक बिठाते चले गए। हाँ अगर आप शायर हैं तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, कुछ फिर चीजें तो अच्छी ख्याल कर आपको जाएंगे। हाँ उतरते हैं। लेकिन अगर आप शायर नहीं है तो वो मतलब बिल्कुल नीचे नीचे की सतही बातें, वो तुकबंदी जिसे हम कहते हैं, वो करके और हमने धुन का हमको सेंस हो गया तो हम उसमें लिरिक्स बिठा सकते हैं। तो अगर आपकी देखिए गीतकारी का सबसे बड़ा पैरामीटर मैं आपको बता दूं, आपने कुछ भी लिखा, डायरेक्टर को प्रोड्यूसर को पसंद आ गया, बस वही पैरामीटर है, और वो रिलीज हो गया और वो चला गया, बस वो पैरामीटर हो गया। इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आप मतलब मैं किसी को समझा सकूं या बता सकूं। दूसरा, शायरी जो है उसका जैसा कि हमने कहा है कि वो हमें सीखना पड़ता है, और अगर आप शायर हैं, वो भी अगर आप शायर हैं तो आप पैदा हुए हैं तो आपको ख्याल उतरते हैं। अगर आपको ख्याल उतर रहे हैं तो फिर जो पैरामीटर्स हैं वो तो सीखे जा सकते हैं, लेकिन ख्याल नहीं सीखा जा सकता, जिसे हम क्रिएशन कहते हैं। राइट, वो सीखा नहीं जा सकता। वो क्रिएट जो है वो खुद आमद होगी जो वो खुदादाद चीज है। वो ऊपर वाला आपको या तो देता है या तो नहीं देता, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सही। और शायरी दो तरीके से होती है, जोरे खिताबत यानी जो आपने जो इल्म हासिल किया है, आपकी जो एजुकेशन है किसी भी चीज को लेके, तो भी आप शेर कह सकते हैं, लेकिन उसमें वो बात नहीं होती जो खुदादाद में होती है। जैसे बहुत सारे लोग असिस्टेंट बन जाते हैं डायरेक्टर्स, और वो असिस्ट करते करते फिल्में बनाने लगते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी किसी को असिस्ट किया, जैसे के आसिफ, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने किसी को असिस्ट नहीं किया। वो ऐसे कल डायरेक्टर हुए कि हर डायरेक्टर उनको कॉपी करता है, और वो भी अपनी दोस्ती नहीं बना पाए। हाँ जी, उन्होंने गिनती की 2.5 फिल्में बनाई है ना, एक वो कंप्लीट नहीं हुई, एक बनाई थी, और एक मुगले आजम, बस मुगले आजम ही कह लीजिए एक फिल्म उनकी, राइट, और उसी से वो कल्ट हो गए, उसी से वो जो है वो पूजे जा रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं इस इंडस्ट्री में जिन्होंने 250, 300 फिल्में की हैं, लेकिन कोई नहीं जानता उनको। तो बस ये एक फर्क है। अगर एक्चुअली फर्क क्या होता है, फर्क जो है वो समझने की चीज है। अगर समझा जाए तो, ना समझा जाए तो कुछ भी नहीं। अच्छा, दो चीज़ें मैं फिर अगर दो बातें आपकी बात से ही निकल रही। एक तो जो आपने कल डायरेक्टर की बात की कि आपका ज़्यादातर काम अभी जब आप संजय लीला के साथ काम करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो एक अलग रूप आपका दिखता है, और फिर कुछ अलग करते हैं तो एक अलग रूप दिखता है। जी, तो क्या वो ब्रीफ पे भी असर होता है कि ब्रीफ का आपको क्या मिल रहा है? जी, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि गीतकारी जो है वो फिल्म के लिए होती है, और वो फिल्म के हिसाब से होती है। अब संजय जी जिस लेवल की फिल्में बनाते हैं, राइट, या जो डेप्थ और जो लग्जरी और जो जगलरी और जो वो फ्रेम्स उनके होते हैं, और बहुत लार्जर देन लाइफ वो सोचते हैं, तो मेरे गाने वहाँ उस हिसाब से प्रेजेंट होते हैं। और मैं भी उनके साथ जब बैठता हूँ, डिस्कस करता हूँ, चूंकि हमें आदत हो गई फिल्म के हिसाब से काम करने की यहाँ करते करते, तो जब उनके साथ मैं सोचता हूँ तो वो बहुत कैनवास उसका बहुत बड़ा होता है, और वो बहुत बड़ी बातें मैं कोशिश करता हूँ कि वो आए। और जब मैं किसी दूसरे के हिसाब से काम करता हूँ तो जितना मुझे वो समझा पाता है, जितना मैं उसे समझ पाता हूँ, और जितना वो चाहता है, तो वहां उतना ही काम होता है। मैंने कहा ना कि शायरी गीतकारी का बहुत अलग पैरामीटर, ये बहुत अलग क्राफ्ट है। ये क्राफ्ट घटता रहता है, बढ़ता रहता है, ये एक जैसा नहीं रहता। शायरी आपकी एक जैसी हो सकती है, लेकिन गीतकारी आपकी एक जैसी नहीं हो सकती। ये कहीं ऐसी होगी कि यार ये क्या लिख दिया, कहीं ऐसे होगी यार ये क्या लिख दिया। तो चूंकि हमें दूसरे के हिसाब से काम करना होता है, और एक ही गीतकार अलग अलग दौर में अलग अलग अपने गीतों के लिए जाना जाता है। कि कभी उसने इस तरह के, जैसे आनंद बख्शी साहब का आपने जिक्र किया, जी हाँ, बिल्कुल उनके बिल्कुल। गीत 60-70s के गीत देखें तो अलग है, और 90s में आते आते कुछ अलग हो जाते हैं। जी बिल्कुल, वो देखिए वो फिल्म के, चूंकि की फिल्म बदल रही है, सिनेमा बदल स्क्रिप्ट बदल रही है, स्क्रीन प्ले बदल रहा है, एक्ट बदल रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसकी गीतकारी भी बदलेगी। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं संजय जी को यहाँ पे थैंक्स करना चाहूंगा। और उनके साथ इतना बड़ा और बेहतर काम क्यों होता है, मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा। संजय जी को थैंक्स इसलिए करना चाहूंगा कि वो उन्होंने मुझे लगातार ब्रेक दिए, ब्रेक पे ब्रेक दिए, और वो मुझे काम देते चले जाते हैं। और दूसरा इसलिए कि वो मेरी पोइट्री की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, और वो एक ऐसा वाहिद इंसान है मेरी लाइफ में। बाकी डायरेक्टर के साथ मैंने काम जो किया है वो सब बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मैंने उनके हिसाब से काम किया है। लेकिन संजय जी का क्या है कि वो पोइट्री पे बहुत ध्यान देते हैं, और वो मुझसे हमेशा ये कहते हैं, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ हमारी फिल्म के लिए, वो कहते हैं फिल्म तो मैं तुम्हें बताऊंगा, समझाऊंगा, वो बाद की बात है, पहले तुम ये बताओ कि तुमने बेहतर क्या लिखा हुआ है, इन दिनों में तुमने क्या बेहतर लिखा, क्या बात, वो पहले मुझे सुनाओ, मैं उसको सुनता। क्या बात। तो वो सुनते हैं, और वो उसमें से कुछ चीजें लेके वो शायरी भी हो सकती है अपनी फिल्म में वो उसको अब कहते हैं कि इसे फिल्म के लिए करो, या कभी कभी एज इट इज
कुछ चीज़ें होती जो मैंने रखी होती लिख के, समझ वो उनका प्लस पॉइंट यही है। देखिए यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि गाने ऑब्वियसली फिल्म के लिए होते हैं, बाकी लोगों के साथ जो मैंने काम किया वो डायरेक्टरों का क्या रहा और इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है, जैसा हम सुनते भी हैं, वो अपनी फिल्म को 2.5 मिनट के गाने में ढूंढने लगते हैं, 2.5 घंटे की फिल्म को 2.5 मिनट के गाने में ढूंढने लगते हैं, जो इम्पॉसिबल सी चीज है। संजय जी का एक अलग सिस्टम है, वो 2.5 मिनट के गाने को अपनी फिल्म में ढूंढते हैं, 2.5 घंटे की फिल्म। तो वो फर्क है। ये क्या बाकी लोग क्या करते हैं, उसमें इतनी फिल्म घुसेड़ देते हैं, इतनी फिल्म ढूंढते हैं उसमें कि वो गाना रहता ही नहीं। और संजय जी उसमें फिल्म में उसको ढूंढते हैं कि ये मेरी फिल्म में 2.5 मिनट ये कहां है, और ये 2.5 मिनट में सोचते हैं 2.5 घंटे की फिल्म कहां है। ये बड़ा फर्क है। ट्रू, तो इसलिए वहां बहुत बेहतर काम मैं कर पाता हूं, और वो लेते एक्चुअली उन्हीं का क्रेडिट है, वो उसको लेते हैं उस चीज को और फिर उसे फिल्म में सजाते हैं कि ये मैं कहां, किस कोने में, किस जगह इसको मैं और इसको इनहेंस करके और इसको बड़ा करके मैं कैसे इसको रख सकता हूं। तो वो गाना इतना बड़ा लगता है। ट्रू। बाकी लोग क्या वो मिलते भी नहीं है, अच्छा हाँ गाना क्या हुआ भाई, वो अच्छा वो कंपोजर ने सुना दिया, हाँ ठीक है ये इसका अंतरा कंप्लीट करा लो, जानते भी नहीं है कौन हाँ फिर मुझे लिरिक्स भेज दो, और हमें कुछ पता ही नहीं है क्या डिस्कशन, मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं चाहता हूँ, वो सब होता ही नहीं। समझ तो बड़ा फर्क होता है उस चीज़ का। अच्छा, आपने इतनी गहरी बात कर दी है और इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया कि मतलब मैं उस विजुअल में चला गया कि आप बैठे हैं और संजय लीला भंसाली जी बैठे हैं, दो लीजेंड एक साथ में। एक आध एक्सपीरियंस शेयर देखिए मैं बिल्कुल लेजेंड नहीं हूँ। संजय जी के बारे में कहा जा सकता है कि बिल्कुल वो आज की तारीख के लेजेंड है, और मैं लकी हूँ इस मामले में कि मुझे संजय जी मिले और उन्होंने मेरे ऊपर फेथ दिखाया और मुझे वो कंटिन्यूसली काम दे रहे हैं। मैं बहुत लकी हूँ। यकीन करें कि वहाँ उनके साथ काम करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। बिल्कुल। हालांकि पूरी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, मैंने जिन लोगों के साथ काम किया वो सब बहुत अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स थे, लेकिन सबका अपना अपना स्केल है, सबकी अपनी अपनी सोच है, और उन सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंस है। मुझे सबके साथ काम करके अच्छा लगा, लेकिन संजय जी के साथ चूंकि मैंने जैसा कहा कि मेरी पोइट्री को बहुत एडमायर करते हैं वो, इसलिए मुझे वो बहुत, वो आप बोल रहे हैं तो आपके फेस पे दिखता है कि मैं तो शायर हूँ साहब, जो मेरी मैं राइटर हूँ, तो जो मेरी पोइट्री को एडमायर करेगा मुझे वो बहुत अजीज होगा। एक एक्सपीरियंस को शेयर करें कि भाई हमें भी वो देखिए जैसे अभी बिनते दिल की हम बात कर रहे थे, तो ये गाना जब बना और उसमें सर का सवाल यही था, बिल्कुल वो सवाल वाजिब था कि भाई ये इतना मुश्किल गाना है, इसे लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे, वो इसको लेके बड़े चिंतित थे। फिर हमारी बैठ के बातचीत हुई और मैंने उनसे कहा, और उनका भी खुद का मानना था और उनको ये गाना लेना था, तभी तो उन्होंने लिया, उनको पसंद था। तो फिर डिस्कशन हुआ और यही हुआ कि नहीं, मैंने कहा सर ये गाना आप प्लीज़ इसको रख लीजिए, और उन्होंने भी कहा कि नहीं मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं ये डरा हुआ हूँ थोड़ा सा कि भाई ये इतना मुश्किल तरीन है, लेकिन संजय जी हैं और उन्होंने उसको रखा। तो सोचिए अगर मैं किसी को ये गाना, और ये गाना सिर्फ ये लाइन नहीं कि बिनते दिल मिसरिया में, उसका मुखड़ा अंतरा सारा मुश्किल है, पूरा गाना कि पेश कुल्लू शबाब खिदमत आली जनाब, आतिश कदा अदाओं से जल उठेगा आपके दीदाए तर का हिजाब, अंतरा मैकश लबों पे आने लगी हैं, प्यासी कुर्बतें हैरत ज़दा ठिकाने लगी हैं, सारी फुरकतें आरिज़ों पे मेरे लिख ज़रा रिफ़ते चाहतों का सिला। तो ये पूरा गाना इतना मुश्किल है, ये संजय जी का ही गुर्दा है और उन्हीं का दिल है और उन्हीं की सोच है और उन्हीं का विज़न है कि वो ये गाना ले सकते हैं। तो सोचिए जब हम बैठ के डिस्कशन कर रहे थे और उन्होंने ये बात मानी और ये बात उन्होंने मेरी अप्रिशिएट की उल्टा, और ये गाना रखा, तो सोचिए मेरा दिल कितना बड़ा हुआ होगा। और ऊपर वाले ने उस जो उन्होंने वो पॉजिटिविटी दिखाई और जो बड़ा दिल दिखाया इस गाने को रखने के लिए, सोचिए इसको कितना फ़ायदा हुआ है कि इस गाने पे संजय जी को जो है वो फिल्म फेयर मिला बिनते दिल पे, और उसके बाद नेशनल अवार्ड भी मिला उनको, और मैं भी नॉमिनेट हुआ फिल्म फेयर वगैरह में इस गाने के लिए। तो और लोगों को बहुत पसंद आया। आज तक देखिए आप उस पर बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये उनकी जीत है, मेरी जीत नहीं है। मैं तो लिख चुका था, लेकिन लिखना एक अलग चीज़ है और उसको रखना लोगों, क्योंकि वो फिल्म एक आदमी के लिए नहीं बनाते हैं, मेरे लिए फिल्म नहीं बना रहे, वो ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए फिल्म बना रहे हैं। तो वो गाना रखना, ये उनका जो डिसीजन था, उसको मैं सलाम करता हूँ। देखिए हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम इस दौर में हैं और हम नहीं रहेंगे तो भी इस गाने पे चर्चा होगी, आने वाला वक्त भी इस पर चर्चा करेगा। जैसे आपने आज आनंद बख्शी का जिक्र किया, साहिद साहब की बातें होती है, उसे मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इस गाने की भी बात होगी, क्योंकि ऐसे टाइम पे जहाँ पे किस तरह के गाने बनते हैं और उस दौर में अगर कोई इस तरह का कॉल लेता है,
बहुत बड़ी बात है कि आप जी बिल्कुल। लेके रखते हैं। एक शायरी, एक लाइन या वन लाइन कोई जो संजय सर की शख्सियत को बयां करता हो आपकी नज़र में। देखिए संजय जी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा। मतलब ये कि तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, हाँ, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला क्या बात हूँ, रुको ए आंसुओं मैं मुस्कुराने वाला हूँ, ओह क्या बात। रुको ए आंसुओं मैं मुस्कुराने वाला हूँ। और फिर ये शेर उन्हीं के हवाले से कि उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर लें, उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर लें, मैं रोज रोज कहाँ मुस्कुराने वाला हूँ, क्या बात। मैं रोज रोज, मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसा मेकर सदियों में आता है। वो आज भी सोचिए क्या सिनेमा बना रहे हैं वो, सब अच्छा बना रहे हैं, लेकिन मुझे उनका सिनेमा बहुत पसंद है। बिल्कुल है भी। और सोचिए हीरा मंडी जैसी चीज़ उन्होंने बनाई, और उसके गाने देखिए जो मैंने लिखे हैं वो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये गाने, क्योंकि आज तो हम अलग तरह के गाने बना रहे हैं, वेस्टर्न, वो भी आप OTT पे लेके आ रहे हैं। हम पे हाँ मतलब ये हावी भी हो चैलेंज चुका है ना, OTT पे लेके आना। तो सोचिए, और उन्होंने क्लासिक, सेमी क्लासिक या क्लासिक गाने बनाए, और वो उन्होंने उन गानों के लिए म्यूजिक कंपनी खोली। मेरे ख्याल से किसी और ने वो गाने लेते हुए शायद आनाकानी की होगी, तभी तो उन्होंने म्यूजिक कंपनी खोली, और उनको कितना भरोसा था उस पर। और उनको उन गानों पर भरोसा नहीं था, उनको हिंदुस्तानी ऑडियंस पे भरोसा था, अपनी खुद की ऑडियंस पे भरोसा था। और हमारे देश की जो ऑडियंस है, या जो लोग हैं, या जो हम लोग हैं हमारे देश के, वो बहुत ही कल्चर्ड हैं आज भी, और पोइट्री को बहुत एडमायर करते हैं। हमारी इंडस्ट्री में कुछ लोगों की सोच है कि पोइट्री चलती नहीं है, पोइट्री आती नहीं जाती नहीं, ये इनकी ख़राब सोच है। हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में पोइट्री हमेशा से थी, हमेशा रहेगी और है। तो इसलिए पोइट्री को मैं इंडस्ट्री से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पोइट्री को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ये बहुत कमाल की चीज़ है। आपकी पूरी फिल्म पोइट्री होती है, आपको पता ही नहीं है। वाह क्या बात है, पूरी फिल्म में पोइट्री है। मैंने उनकी फिल्म देखी थी फर्स्ट टाइम जब मैं 10th में था, और देवदास उनकी, मैंने कहा कि भाई क्या है, क्या बनाया इस आदमी ने। आप कब से जुड़े थे उनसे? मेरी और जुड़ाव कैसे, वो थोड़ी कहानी देखिए, बताइए। मैं उनसे मिला था, यहाँ ये जिक्र भी करना चाहूँगा, मुझे उनसे मिलाया था इस्माइल दरबार जी ने। अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ, उनके लिए मैं कुछ काम कर रहा था, और उनके लिए मैंने कुछ काम किया था, तो उन्होंने मेरा एक गाना बनाया और वो संजय जी को सुनाया। उन्होंने अपने म्यूजिक के लिए सुनाया था, मेरे लिए नहीं सुनाया था, मतलब मैंने तो लिखा था वो। और ये देवदास के बाद की बात नहीं, ये सांवरिया जब वो बना रहे थे, मैं उनसे तब मिला था। तो सांवरिया जब बना रहे थे वो, तब उन्होंने, इस्माइल जी ने मेरा गाना सुनाया, तो उनको मेरी राइटिंग बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने मेरे बारे में पूछा और मुझे बुलाया, मुझसे बहुत प्यार से मिले। और उसके बाद काफी यंग रहे होंगे। हाँ, कुछ मैं बड़ा खुश था, कुछ हमारा डिस्कशन हुआ, और फिर फाइनली मैं वो फिल्म नहीं कर पाया, सांवरिया, किन्हीं वजहों से, बहुत सारी वजहें थी समझ सकते कि मैं वो फिल्म नहीं कर पाया। और उसके बाद संजय जी ने मुझे फिर 2007 की बात होगी आई थिंक, या 8 की बात होगी, और संजय जी ने फिर मुझे 2009 में, जब वो गुजारिश पे काम कर रहे थे, तब उन्होंने मुझे बुलाया, और बुलाने के बाद मुझे गुजारिश फिल्म उन्होंने दी, और मेरी वो उनके साथ पहली फिल्म थी। 2009 में हमने काम किया, 2010 में वो फिल्म रिलीज़ हुई, और उसके गाने बहुत अप्रिशिएट हुए, और संजय जी की एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर वो पहली फिल्म थी। अच्छा। हाँ, और मेरी एज ए लिरिसिस्ट उनके साथ पहली फिल्म थी, तो वहाँ से एक बॉन्ड बना, और उनको मेरी पोइट्री पसंद आई। मैं फिर थैंक्स करना चाहूँगा उनको, उसका वो गाना बहुत अप्रिशिएट भी हुआ था कि तेरा जिक्र है या इत्र है, जब करता हूँ महकता हूँ, महकता हूँ, चहकता हूँ। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये मैं लकी हूँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, जो भी कुछ कमाल है वो उन्हीं का है कि वो मुझे बार बार जो है वो चांस देते हैं और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं। जिस गाने की आपने जिक्र किया, और मेरा फेवरेट गाना है वो, ये तेरा जिक्र है या कोई इत्र है, ये ख्याल मतलब उस सिचुएशन में था या आपके पास? नहीं, देखिए, ये हमारी शुरुआत ही ऐसे हुई। हाँ, कि ये गाना मेरा पहला लिखा हुआ गाना था। जैसे आयत, हाँ, आयत भी मेरा पहला लिखा हुआ है। हाँ, बिनते दिल मैंने सिचुएशन लिखा, और भी कई गाने जो कल्ट हो चुके हैं। जैसे एक गाना है बाजीराव मस्तानी का गाना है वो, कि आज इबादत रूबरू हो गई, जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गई। तो वो गाना भी
मेरा पहला लिखा हुआ गाना। और पद्मावत में गाना था एक दिल है एक जान है दोनों तुझ पे कुर्बान है, एक मैं हूँ एक ईमान है दोनों तुझ पे कुर्बान है, ये भी मेरा पहला लिखा हुआ था। और एक गाना उसमें था गंगूबाई में, अच्छा, जो मुझे बहुत पसंद था। हाँ। वो गाना था, हालांकि वो गाना इतना चला ज़्यादा मतलब उसको अप्रिशिएशन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, लेकिन वो कुछ खास लोगों के लिए गाना था और मुझे इस बात की खुशी है कि उन तक वो गाना पहुंचा। वो गाना था कि मुस्कुराहट को भी आने पे मज़ा आने लगे, समझ, गम को भी इतनी खुशी दो वो मुस्कुराने लगे। आया है। तो इस गाने में ऐसा नहीं मैंने कोई बहुत बड़ी कोई पोएट्री कर दी, नहीं। इस गाने में एक चीज़ है जो अगर आप गौर से देखोगे तो दिखाई देगी। इस गाने में कैरेक्टर शो होता है उसका। हाँ, इस गाने में एक्चुअली क्या है कि एक मोटिवेशन है, अंधेरों से निकल के इसमें, या अंधेरों से निकल के उजालों की तरफ जाने की बात है। गंगूबाई का कैरेक्टर, हाँ, तो वो एक्चुअली वो बहुत ही दूर से मैंने वो कोशिश की वो कैरेक्टर रखने की और वो बात कहने की, इसलिए। और जो चीज़ अंधेरों से उजालों की तरफ जाती है मुझे वो बहुत पसंद है। वाह। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैंने इससे अच्छी राइटिंग अभी तक की नहीं है, और वो गाना इतना नहीं पहुंचा लोगों तक, इसका भी मुझे दुख है, लेकिन खुशी इस बात की है कि जिन तक पहुंचा बहुत अच्छे से पहुंचा। तो ये गाने सब मेरे पहले लिखे हुए गाने हैं। क्या ही पॉजिटिविटी की बात की कि शायर की जो एक राइटर की जो मतलब बोलते हैं ना कि मंजिल है कि भाई अंधेरे से रोशनी की तरफ आप ले जाते हैं। क्या मतलब खूबसूरत, जी बिल्कुल, जिंदगी इसी का नाम क्या है, खूबसूरत चीज़ जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, और आगे बढ़ना रोशनी है, एक शायरी और रुके रहना। जी, एक शायरी हमारे जैसे लोग की। जी बिल्कुल, और रुके रहना जो है वो जैसे पॉजिटिविटी के जी, जैसे मेरा एक गजल है कि गजल का शेर तो ये है कि तेरी चाहत को आईना दिखाया जा रहा है, क्या बात, किसी को भी जगह तेरी बिठाया जा रहा है। वाह। और शेर फिर ये था कि शेर फिर ये था कि किसी को भी जगह तेरी बिठाया जा रहा है, ये मेरी बदनसीबी है मेरे गम का फसाना, वाह, किसे सुनना था और किसको सुनाया जा रहा है। क्या बात है। और शेर ये कि इस गाने के पॉइंट ऑफ व्यू से गाना कि किसे सुनना था और किसको सुनाया जा रहा है, मेरे जख्मों ने मुझसे ये कहा कि फक्र कर तू, तुझे इंसान से शायर बनाया जा रहा है। क्या बात है। और फिर ये शेर खास तौर से ये कि उजालों में अंधेरों की तुम्हें गजलें सुनाकर, उजालों में अंधेरों की तुम्हें गजलें सुनाकर मोहब्बत के चिरागों को बुझाया जा रहा है। क्या तो वाकया ये है कि अंधेरों से निकल के उजालों की बात होनी चाहिए, उजालों में रह के अंधेरों की बात नहीं होनी चाहिए। जो लोग उजालों में रह के अंधेरों की बात करते हैं या अंधेरों को प्रमोट कर रहे हैं या करते हैं, वो एक नस्ल को ख़त्म कर रहे हैं, वो एक नस्ल के लिए अंधा कुआं खोद रहे हैं। और जो लोग वो बड़े लक्की और बड़े लक वाले लोग होते हैं, हमें उन पर फ़ख्र करना चाहिए जो उजालों की बातें कर रहे हैं। क्या बात है। तो ये एक बात है, इसलिए मुझे ये गाना बहुत पसंद है। और देखिए, हम क्या दे के जा सकते हैं, हम इंसान हैं, हम आने वाली नस्लों को, देखिए यहाँ मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे एक आर्टिस्ट होता है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, बहुत छोटा सा एक राइटर हूँ, लेकिन जितने लोग भी मुझे अपना आइडल मानते हैं या मेरी राइटिंग को पसंद करते हैं, या वो ये मानते हैं कि खुदा ने मुझे इस काम के लिए चुना, और जिसको खुदा चुनता है ना वो लाखों करोड़ों में एक होता है। तो जब हम चुने जाते हैं तो, और हम ऊपर वाले ने हमें थोड़ा कामयाब भी कर दिया, तो फिर हमें एक अच्छा काम करना चाहिए, हमें उजालों की बातें करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम इस दुनिया में नहीं रहते, जैसे कल कुछ लोग और काम कर रहे थे, कुछ और लोग थे, आज नहीं हैं, आज हम कर रहे हैं, कल हम नहीं होंगे, लेकिन हमारा काम रह जाएगा, 10, 20, 30 साल जो भी रहेगा, हमारा काम रह जाएगा। तो हमारे जाने के बाद जब हम नहीं होंगे, तो हमारे जाने के बाद हमारा काम रहेगा, और ये आर्टिस्ट की और चुने हुए लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब इस दुनिया में से लोग चले जाते हैं तो लोग यही कहते हैं, आने वाली नस्लें, कि किस बेवकूफ़ को ऊपर वाले ने नवाज दिया था, किस बेवकूफ़ को चुन लिया था कि उसने हमारे लिए कुछ अच्छा काम नहीं छोड़ा। तो फिर ऊपर वाले के उस चुनाव को गालियां पड़ती है, उस चुनाव को बुरा कहा जाता है। तो ऊपर वाले के चुनाव को बुरा कहने मत दीजिए। हाँ, अगर आप कामयाब नहीं हुए, आपको किचन की प्रॉब्लम है, तो आप जो चाहे जैसा चाहे काम कीजिए, जायज़ है आपको। लेकिन जब आपको किचन की प्रॉब्लम है, अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं,
ऊपर वाले का और इस इंडस्ट्री का मैं शुक्रगुजार हूँ कि अब मेरे पास वो किचन की प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आज भी मैं अच्छा काम नहीं करूँगा तो फिर कब करूँगा, क्योंकि मुझे इस दुनिया से जाना है। तो मैं कुछ ऐसा आने वाले लोगों को कुछ ऐसा काम देके जाऊं जिसको सुन के वो डूब जाएं, मगन हो जाएं, या उन्हें कोई मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने का, उनको रोशनी मिले, उनको उजाला मिले। तो ये हर आर्टिस्ट को, ये सिर्फ गीतकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक्टर की भी जिम्मेदारी है, ये डायरेक्टर की भी जिम्मेदारी है, ये प्रोड्यूसर की भी जिम्मेदारी है कि अगर उसे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे हैरत होती है कि जिन एक्टर्स को, जिन डायरेक्टर्स को, जिन प्रोड्यूसर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पैसे की प्रॉब्लम है, ना चीज़ों की प्रॉब्लम है, उन्हें एक्टर भी आसानी से मिल जाते हैं, एक्टरों को प्रोड्यूसर आसानी से मिल जाते हैं। मुझे हैरत है कि वो लोग आर्ट की खिदमत नहीं कर रहे, आर्ट वाला काम नहीं कर रहे, और वो इसको भुगतेंगे। आने वाली नस्लें उन पे फक्र नहीं करेंगी, उन पे अफसोस करेंगे। या ये आप लिख के रख लेना, और ये हुआ है, और आगे वही लोग बढ़ते हैं। बुराई में क्या होता है, बुराई हमको लगता है बहुत तेज चल रही है, लेकिन उसकी विडंबना या उसकी बदकिस्मती ये होती है कि वो कुछ दूर चलने के बाद दम तोड़ देती है। सालों दर सालों और अगली नस्लों तक वही चीज पहुंचती है जो अच्छी होती है और जिसमें अच्छाई होती है। तो मेरी दरखास्त है, जो लोग इंडस्ट्री रूल कर रहे हैं, मैं तो फिल्म इंडस्ट्री की बात करूंगा, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री रूल कर रहे हैं, वो चाहे बड़े एक्टर्स हों, बड़े डायरेक्टर्स हों, बड़े प्रोड्यूसर्स हों, वो अपनी आंखों को खोलें और आर्ट जैसी नायाब चीज की खिदमत करें। उनको मौका दिया ऊपर वाले ने, वो बहुत किस्मत वाले हैं कि उनको मौका मिला। अगर वो इसकी खिदमत नहीं करेंगे, आने वाली नस्लों को, आने वाले टैलेंट को अच्छा आर्ट दे के नहीं जाएंगे, तो वो नुकसान में रहेंगे। ये मेरा दावा है और मेरा मानना है, मेरा यकीन है, और ऐसा नहीं कर रहे लोग। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है इनके हक में। ऑडियंस के लिए आप वो ढूंढ लेंगे अच्छा, लेकिन आपको देना है, वो तो ढूंढ लेगी, वो आप नहीं कोई और। कल ये इंडस्ट्री कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, क़यामत तक चलती रहेगी, लेकिन आप नहीं होंगे। आज आपको मौका मिला है तो कुछ दे दीजिए। और सबसे ज्यादा अगर हमारी इंडस्ट्री में ये ना आर्ट वाला काम हो रहा है, जिसमें आर्ट नहीं है, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट है की हुई है वो एक्टरों की हुई है। उनकी मनमानियां हैं और वो अपने हिसाब से, उनको लगता है कि जो हम करते हैं वो सही होता है ना। वो मेरे हिसाब से 80% डायरेक्टर जो होते हैं वो एक्टर के हिसाब से काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और वो अपनी चलाते हैं, अपने हिसाब से गाना रखते हैं, अपने हिसाब से पोइट्री रखते हैं, मुंह खोल के कह देते हैं नहीं ये शायरी वायरी तो चलती नहीं है। अरे आपको मालूम ही नहीं है कि शायरी कितनी चलती है। आज भी इस देश में आपकी जो फिल्में, जो करोड़ों रुपए आप कई सौ करोड़ रुपए लेके आप बनाते हैं, लगा के बनाते हैं, वो फिल्में कितने लोग देखते हैं? 1 करोड़ 2 करोड़। अगर 500 रुपए का आप टिकट पकड़ें और अगर 1 करोड़ लोगों ने देख ली तो कितना बिजनेस हुआ? 500 करोड़ का हो गया ना। इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, आपकी फिल्म सिर्फ 1 करोड़ लोगों ने देखी है। अगर 1200 का भी 1000 का बिजनेस हुआ तो 2 करोड़ लोगों ने देखी। और इसी देश में, इनको मालूम नहीं है, इनको मालूम करना चाहिए, इसी देश में 25 करोड़ लोग से ज्यादा पोएट्री सुनते हैं। इनको पता ही नहीं ये चीज, और ये बोलते हैं पोएट्री नहीं चलती। 4 बाई चाय के कमरे में बैठ के ये डिसाइड कर लेते हैं कि पोएट्री नहीं चलती। मुझे हैरत होती है, मुझे अफसोस होता है इनकी सोच पे कि ये किस देश में रहते हैं। इस देश की महानता, इस देश का बड़प्पन ये जानते ही नहीं कि ये कितना बड़ा देश है। इनको मालूम ही नहीं है कि यहाँ कितना टैलेंट है। ये टैलेंट को अपने बलबूते पे, ये टैलेंट को एडमायर नहीं करते, ये उसको डिसलाइक करते हैं। दिस इज रॉन्ग। यहाँ इतना टैलेंट पैदा हो रहा कि आप सुन के हिल जाएं, लेकिन नहीं, इनकी मनमानी चलती है, ये गलत। इन्हें अपना काम करना चाहिए। मैं किसी एक्टर के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि मैं बहुत खुश हूं कि हमारे एक्टर जो हैं वो बहुत बड़े हैं। अगर ये आर्ट का काम करें तो हमारे देश का आर्ट कहां से कहां पहुंच सकता है। एग्री। आज मैं संजय जी को सलाम करता हूं कि उन्होंने हीरा मंडी बनाई, क्लासिकल सिनेमा बनाया, उन्होंने हिंदुस्तानी क्लास को, हिंदुस्तानी साहित्य को और क्लास को उन्होंने कहां पहुंचाया। 192 कंट्री में रिलीज हुआ वो, और क्या एप्रिशिएशन मिला उसको। वो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन चुका है। एग्री। तो सोचिए, मैं इसलिए उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने ये हीरा मंडी कोई उनकी फिल्म नहीं रह गई है, या मैंने उसमें गाने की मेरी नहीं रह गई है। हीरा मंडी हिंदुस्तानी सिनेमा की फिल्म है या उसकी वेब सीरीज है। उसने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया, हमारे देश को रिप्रेजेंट किया। बिल्कुल सही।
एक अच्छी तो बात ये है इसमें, देखिए 2 चीज़ें अच्छी है। एक तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने बहुत दिनों से तलाश रहा था मैं आर्ट का कि मकसद क्या है, और आपने वन लाइन में बोला कि भाई आर्ट का मकसद है उजाला। अगर पॉजिटिविटी नहीं बिल्कुल, लेके आए बिल्कुल, तो फिर क्या फ़ायदा। बिल्कुल। और उसके साथ एक चीज़ जो आपके अंदर एक गुस्सा भी है इन चीज़ों को लेके, और एक दुख है, और नो डाउट जहाँ आप काम करते हैं उनसे ही आप शिकायत करते हैं। ऑब्वियसली। आप कपड़े इंडस्ट्री में जाके कॉस्ट वहाँ पे तो शिकायत करेंगे नहीं, है ना? या आयरन इंडस्ट्री जहाँ से कोयला निकलता है वहाँ आपकी क्या शिकायत होगी? देखिए मुझे, मैं इसलिए बोल भी रहा हूँ वरना मुझे जरूरत नहीं है बोलने की। मेरा आपका तो तो चल काम ही हो रहा है, चुका है। आपका तो मेरा चल रहा हो है। चुका है, चल रहा है, और कितना करूंगा मैं। एक आदमी कब तक काम करता है, उसकी एक लिमिट होती है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाली नस्लें, आने वाला जो टैलेंट आ रहा है उसको खराब वो करते हैं। वो भटक जाएगा। वो अपना टैलेंट अब इस प्लेटफॉर्म पे पेश नहीं कर पाएगा। काफ़ी लोग मिलते हैं, काफ़ी बच्चे मुझे भी यंग लोग मिलते हैं, और सेम दिक्कत जो आपने बोला कि वही चैलेंज है कि अच्छा लिखते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं, अच्छी अच्छी स्टोरी लिख रहे हैं, अच्छे डायलॉग्स बोलते हैं, लेकिन जगह नहीं है उनके अच्छा, पास। कहते हैं उनका पता है एक ही बात याद आ गई। उनका कहना क्या है कि भाई यार वो फिल्म की लैंग्वेज नहीं है शायरी, ये कह देते हैं। आप फिल्म जो है आम लैंग्वेज में गाली आजकल रखने लगे हैं, वो बना रहे हैं। ओके भाई, एक आदमी जब गाली देता है, गाली तो कोई मतलब जो है खराब सोच अच्छी सोच हर इंसान में आती है। हर इंसान में अच्छाई बुराई मौजूद है, बिल्कुल सही। लेकिन वो सिचुएशनल होती है। आप उसको पूरा सुबह से शाम तक थोप देंगे, कैसे चलेगा? अच्छा, आपकी फिल्म में डांस हो सकता है, आपका हीरो डांसर ही नहीं है, वो डांस कैसे करता है? आपका हीरो सिंगर नहीं है, वो गाने कैसे गाता है? आपका हीरो फाइटर नहीं है तो फाइट कैसे करता है? फाइट तो कहीं दिखाते ही नहीं आप पूरी पिक्चर में। राइट। मतलब हाँ, वो कोई ट्रेनिंग तो वो लेके कैसे फाइटर बना, आप दिखाते हैं नहीं, क्या? नहीं, ट्रेनिंग अचानक वो जो किसी कंपनी में काम कर रहा है अचानक फाइट करने लगता है। वो गोल गोल गाड़ियां घूम रही है आजकल, वो ऐसे ऐसे एक डिसुम मारो तो 3 मिनट तक आदमी घूमता रहता है। ये कैसे हो रहा है भाई? आप मेरे डिसुम मारे, मैं 3 मिनट तक घूम जाऊं तो मान लूंगा मैं। साउथ की फिल्मों ने काफ़ी जैसे ही हाँ, नहीं, मैं किसी फिल्म की बुराई नहीं करता, सब इंडस्ट्री के लिए काम करें, लेकिन मैं उनसे यही कहता हूं कि भैया अच्छा कुछ करें, ये तूल तबील बंद करें, अच्छा कुछ करें, आर्ट पेश करें, ये भी रखें। मैं इसका तो जब आपका हीरो, मेरा कहना यही है कि जब आपका हीरो फाइटर नहीं है, फाइट कर सकता है ना, उसकी फाइट लैंग्वेज है उस फिल्म की या उस कैरेक्टर की, आपका हीरो जंगल में लकड़ियां काट रहा है, वो इतना बड़ा फाइटर है, तो उसको तो जाके अमेरिका में लड़ना चाहिए। ये जो भी फाइट के जो आपकी पिक्चर में तो वो होना चाहिए। वो जंगल में लकड़ी कैसे काट रहा है? लकड़ी क्यों काट रहा है? वो उसको इतनी कमाल की फाइट आती है हाँ, तो काटे कि वो उधेड़ देता है, तो वो जाके फाइट क्यों नहीं लड़ रहा आपके पिक्चर में? वो लकड़ियां काट रहा क्यों? तो आपका हीरो फाइटर नहीं है, अचानक वो फाइट करने लगता है, अचानक वो डांस करने लगता है, अचानक वो सिंगिंग करने लगता है। बेसुरा आदमी, इसकी आवाज ही ठीक नहीं है, जिसको बोलने की तमीज नहीं है, जिस पे बोला नहीं जा रहा है, जिसकी लैंग्वेज ठीक नहीं है, वो अचानक सुर में गा रहा है। आप लिपसिंग करते हैं ना, तो वो सुर में कैसे गाता है? कैसे गाता है वो सुर में, आप मुझे बताइए। तो आपका हीरो फाइटर नहीं है, सिंगर नहीं है और डांसर नहीं है। जब वो तीनों काम कर रहा है तो भैया वो शायरी क्यों नहीं कर सकता 2 मिनट के लिए? बाकी टाइम आप दिलवाइए उससे गालियां, कौन मना कर रहा है आपको? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भाई अच्छी पोएट्री और गाने जो हैं वो बहुत ऐसी जगह पे भी चलते हैं जहां फिल्म नहीं चलती है। जैसे आपको कॉलर ट्यून में गाना बजेगा, आपकी फिल्म थोड़ा ही चलेगा। आपका हीरो क्या करता है नहीं करता उससे किसी को क्या मतलब है ना? रेडियो पे गाने बजते हैं, और दूसरा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे सिर्फ गाने बजते हैं, वहां के बारे में नहीं सोचते आप। जैसे एक ऐड आता था ना कि हीरा है सदा के लिए, वो होना चाहिए गाना है सदा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इनकी गलतफहमी है एक्चुअली। इनको सलीका नहीं है इस चीज़ का, पोएट्री से इनका लेना देना नहीं है, इसलिए पोएट्री की ये पोएट्री का अपोज करने लगते हैं। तो इनको पोएट्री पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिल्म खुद एक पोएट्री है, इनको पता ही नहीं है। फिल्म एक शायरी है, एक गजल है, एक गीत है, एक कविता है फिल्म। उसमें जैसे गजल में कैसे मीटर होता है, और हर शेर में एक अलग बात होती है ना? कविता के हर छंद में, हर बंद में अलग बात होती है। ऐसे ही फिल्म के हर सीन में एक अलग बात होती है, और वो आगे बढ़ती है, और उसकी एक लिमिट होती है। जैसे गजल 6 शेर, 5 शेर, या कविता 2 छंद 3 छंद में खत्म हो जाती है, ऐसे ही फिल्म भी 1 घंटा 2 घंटे में खत्म हो जाती है। आपने आनंद बख्शी साहब का जिक्र किया है, उनकी कुछ गाने जो आपको बड़े पसंद उनका कौन सा गाना जो है वो ऐसा है जो इंडस्ट्री पर राज नहीं करता, या इंडस्ट्री वालों के दिलों पर राज नहीं करता? उनका कोई भी गाना उठा लीजिए, इवन परदेश का गाना ले लीजिए, ये दुनिया एक दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया। इससे अच्छी सिचुएशन जिस सिचुएशन में था, और वो क्या क्या लिखा उन्होंने। मुझे परदेश के गाने बहुत पसंद है उनके।
जबकि उनकी ये मेरे ख्याल से आखिरी वक्तों की फिल्म है लाइव और उसने तो कब से कितने गाने किए कच्चे उन्होंने। धागे के सारे गाने जी, तो सोचिए बस इतना सा उन्होंने इसमें गायकी, इसमें गाना भी रख दिया, सिचुएशन भी रख दी, क्या देश मेटाफर भी ला के रख दिया, सब रख दिया। कितना और बढ़िया मेटाफर यूज हाँ, किया है। और उसमें अंग्रेजी के वर्ड भी आ गए। तो ये उनसे अच्छा, मतलब और भी ऐसे बहुत गाने हैं जो अगर हम यहाँ करने बैठे तो लंबी लिस्ट। शाम हो जाएगी। उनके लिए कोई लाइन शायरी जो आपके दिल, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि आप बड़ा लाइक करते हैं उनको, जी, पसंद करते हैं। मैं उनके, अगर मैं उनको इसमें एडमायर करना चाहूँ इन लाइनों में, तो वो ऐसे कि सजाकर दर्द बस कागज़ पर रखता जा रहा हूँ, वाह। सजाकर दर्द बस कागज़ कागज़ पर पे रखता जा रहा हूँ कि शायर फिर मैं अपने आप बनता जा रहा हूँ। आहा, और ये पागलपन न जाने शायरी कब बन गया है, मैं तेरा नाम लिखता जा रहा हूँ। क्या बात है। तो आनंद बख्शी साहब ने शायरी नहीं लिखी है, उन्होंने फिल्म लिखी है, उन्होंने गानों में फिल्म लिखी है। तो इसलिए मैं उनको बड़ा गीतकार मानता हूँ, उनसे बड़ा गीतकार नहीं। बिल्कुल सही। अभी उनके बाद आते हैं कि अभी मॉडर्न में बहुत सारे लिरिक्स राइटर हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी कोई पसंदीदा है? देखिए, जैसे मैंने कहा, सब अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं और अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं। और देखिए, मैंने जैसा कहा कि बख्शी साहब नंबर 1 पे, साहिर साहब नंबर 2 पे, और बाकी सारे गीतकार और सारी दुनिया, मॉडर्न मतलब आज के दौर में कोई लड़के आज भी मैं आज ही काम कर रहा हूँ। नए लड़के मैं में कोई खुद पसंदीदा आपके? मैं खुद भी सब नंबर 3 पे हैं। नंबर 3। सब नंबर 3 पे हैं। अच्छा, हाँ, मेरा तो यही है साहब, मेरा जो पैरामीटर है वो यही है। हालांकि मेरा पैरामीटर कोई मायने नहीं रखता है, बिल्कुल। और ये मेरी ऐसी सोच है कि सब कुछ नंबर 3 पे है। तो ये लोग हमेशा, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी, मेरी दुआ है कि हमारे देश में बहुत टैलेंट है, मेरी दुआ है कि ऐसा कोई आए जो इनको नंबर 2 और नंबर 3 कर दे। कोई पसंदीदा गाना आज के डेट का आपके गाने के अलावा सुनते हैं? देखिए नहीं सुन पाते? मैं सुनता हूँ सुनते गाने, हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं गाने सुनता हूँ, मैं गाने सिर्फ इसलिए सुनता हूँ कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है कि देखिए क्या क्या चल हो रहा रहा है है। और क्या नहीं हो रहा है। बाकी पसंद नापसंद तो बहुत दूर चली गई है। जैसे अमिताभ भट्टाचार्य भी लिखते हैं और प्रीतम सभी जी, अच्छा लिखते हैं, सबकी सब अपनी जोड़ी गीतकार। है। अमिताभ अच्छा लिखते हैं, इरशाद भाई अच्छा लिखते हैं, और मयूर पुरी अच्छा लिखते हैं, और कुमार भाई अच्छा लिखते हैं। सब अपने अपने स्टाइल का लिख रहे हैं और अच्छा काम कर रहे बहुत हैं। अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा हमेशा यही है कि हर आदमी का अपना स्टाइल है और उसे अपने तरीके का काम करना चाहिए। सभी चलेंगे यहाँ। अरे हमारा देश इतना बड़ा है, यहाँ जितने राइटर हैं उससे ज़्यादा और आ जाए तो वो भी चलेंगे, उनके भी सुनने वाले होंगे। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो लोग मुझे डरना नहीं चाहिए। जो लोग मेरी पोएट्री, मतलब पोएटिक गाने सुनते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरी एक ऑडियंस है। तो वो रैप, जो मेरे गाने पसंद करते हैं वो बिल्कुल रैप पसंद नहीं करते, और जो रैप गाने पसंद करते हैं वो मेरे गाने बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो मेरी ऑडियंस अलग है। हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है, इस इंडस्ट्री की भी यही प्रॉब्लम है। एक फिल्म साउथ की चली, इधर की चली, उधर की चली, वैसे ही बनाने लगते हैं। यानी उनकी ऑडियंस पे डाका डालना है इनको, उनकी ऑडियंस कैप्चर करनी है। भाई आप अपनी ऑडियंस बनाओ। इस देश में इतने 140 करोड़ लोग हैं, अच्छा, वो कहानी अपनी तो बीच अपनी में रह ऑडियंस गई। बनाओ ना। हाँ। अपनी कहानी बीच में रह गई थी जब मैंने वो जिक्र शुरुआत की थी कि आपको गुजारिश जो मिली थी जब जी। उन्होंने बुलाया था, और जो आपने बोला कि ये कहानी मेरे, ये तेरा जिक्र है, मेरा लिखा हुआ था गाना पहले से। उसके बाद भी 2 गाने हैं कि मिल गई आज आसमां से, हाँ, वो सारे गाने किए फिर मैंने सारे उसके। गाने। हाँ, टाइटल ट्रैक भी मैंने तो किया वो उसके। सारे सिचुएशन पे ही आपने ट्रैक किए थे। हाँ, उसके बाद उसमें जो दूसरा गाना मैंने किया था, पहला गाना मैंने किया था कि जाने किसके ख्वाब तकिए के नीचे रात रख के जाती है, हालांकि नींद नहीं आती। ये मैं के साहब को डेडिकेट करना चाहूँगा। ये गाना ये उन्होंने गाया था, और बहुत कमाल के सिंगर थे। Legendary एक लॉस हुआ है बहुत बड़ा, जो कभी भरा नहीं जा सकता। वो बहुत ही कमाल के सिंगर थे, बहुत कमाल के इंसान थे। उन्होंने मेरे कई गाने गाए। और संजय लीला जी के फेवरेट भी थे, वो हर जी, फिल्म में बिल्कुल। गवाते थे उनसे। तो वो उन्होंने ये गाना गाया था। पहला गाना मैंने ये किया था, दूसरा गाना मैंने तेरा जिक्र है या इत्र है किया वो तो था। लिखी हुई थी आपकी और पहले से। हाँ, वो लिखा हुआ था। तीसरा गाना मैंने लिखा था टाइटल ट्रैक, वो जो एक गाना था गुजारिश उसमें, है। वो नहीं, वो उड़ी। अच्छा, उड़ी। हाँ, वो मैंने धुन पे लिखा, और उड़ी गाना जो था, उसके बाद फिर टाइटल ट्रैक भी मैंने कुराल धुन पे गालियावाला लिखा। ने गाया था। हाँ, फिर एक गाना और था उसमें जो मेरा लिखा हुआ था, जो शंकर महादेवन जी ने गाया था, और संजय जी ने क्या खूबसूरत कंपोज किए थे इस फिल्म के गाने। वो गाना था कि धुंधली धुंधली शाम हुई अब तो वापस आ जाओ, कि इस समय तो परिंदे भी लौट आते हैं, वाह। तुम्हारे बाद हमारा हाल ऐसा है कि जैसे साज के सब तार टूट जाते हैं। हाँ, क्या बात है। तो ये गाना था। अच्छा, मैंने सुना कि संजय जी गाते भी अच्छा है। हाँ, जैसा कंपोजर गाते हैं वो भी गा लेते गाते हैं, गुनगुनाते हैं बहुत। 1-2 वीडियो अच्छा भी उनके गुनगुनाते निकले थे सेट पे हैं। गुनगुना जी हाँ, रहे थे जी हाँ, और जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे गुनगुनाते हैं। गाते थे।
और बहुत कमाल के कंपोजर हैं, बहुत कमाल कंपोज करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप चूंकि इतने साल से इंडस्ट्री में हैं, कि संजय लीला भंसाली जैसा कोई दूसरा डायरेक्टर इंडस्ट्री में मुश्किल से आ पा रहे हैं उतने बड़े कैनवास पे, उन चीज़ों को लेके, खासकर अपने रूट्स को लेके, क्लासिकल म्यूजिक, शायरी, हिस्ट्री, सबको लेके, और किन्होंने कोशिश भी की तो वो बड़ी सफल कोशिश नहीं हो पाई। नहीं देखिए, बहुत आसान है। देखिए, संजय जी जैसा बनना क्यों है किसी को, अपने जैसा बनिए। राइट। एक्चुअली लोग क्या करते हैं, या मैं अभी जैसे, मैं अगर किसी को एडमायर करता हूँ, मैं अगर किसी जैसे आनंद बख्शी साहब को अगर मैं एडमायर करता हूँ, उनके साहिद जैसा साहब बनना, को, बिल्कुल। तो मैं उनको सिर्फ एडमायर ना करूँ कि मुझे उनके जैसा बनना है, मुझे इतनी जितनी फिल्में उन्होंने की थी, जितनी बड़ी बड़ी उतनी करनी है और उतनी फिल्में करनी है, मैं वो ना करूँ। मैं उनसे प्यार कितना करता हूँ, उनकी मोहब्बत मेरे गानों में कितनी है, या मैं उनसे कितनी शिद्दत मैंने उनसे सीखी है। तो आप संजय जी के यहाँ शिद्दत बहुत है, पैशन बहुत है। तो वो जिस तरीके से वो फिल्म से प्यार करते हैं, जिस तरीके से वो म्यूजिक से प्यार करते हैं, वो जब तक वो शिद्दत, वो पैशन नहीं आएगा, मुश्किल है। तब तक वो फिल्म बड़ा आसान है। जिस डायरेक्टर ने भी ये कर लिया, इतना प्यार फिल्म से और पोएट्री से और राइटिंग से और म्यूजिक से, जिसने उतना प्यार कर लिया, अगले दिन बन जाएगा वो। बहुत आसान है सर। बिल्कुल। आपने इतनी बड़ी कमाल की बात बताई और संजय जी के बारे में, और मैं क्या, और पूरा भारतवर्ष मुझे लगता है गवाह है इस बात का कि उनको सेट में ही जवान और सेट में ही उनके बाल वाइट हो गए। कभी भी बाहर आके कोई फालतू स्टेटमेंट, किसी चीज़ में फंसना, किसी बातों पे अपनी राय देना फालतू की, जो काम है वो काम कर रहा है। ये पैशन आता कहाँ से भाई? जैसे आप देखिए, मैंने सच बताऊं तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। जो अपने काम के लिए शिद्दत और पैशन उनमें मैंने देखा, वो कहीं नहीं मिला मुझे। बहुत पैशनेट है। कुछ शायरी इसमें? तो जी बिल्कुल। मैं देखिए, मैंने शायद उनको देख के या वो चीज़ मैंने महसूस की और मैं खुद अपने अंदर लाने की कोशिश की, तो ये शेर आया कि मैं नहीं कहता, मेरे सब्र का फल कहता है। मैं नहीं कहता, मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गज़ल कहता है। ये तेरा दर्द है जो मुझ में गज़ल कहता है। तो अगर हमने जिस चीज़ को हम करना चाहते हैं, अगर हमने उसका दर्द अपने अंदर नहीं लिया, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सर। तो ये है। अच्छा, आप दूसरे शख्स हैं जो कि जिनसे मैं चर्चा कर रहा हूँ संजय लीला जी के बारे में। एक मेरे दोस्त हैं अजय कुमार, कॉस्ट्यूम करते हैं वहाँ पे, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट उनके पास, और वो भी सेम चीज़ जो आप बता रहे हैं, सेम चीज़, वही पैशन, वही शिद्दत कि भाई एक एक चीज़, कपड़े की डिटेलिंग क्या है, किस चीज़ से वो धागा किस चीज़ का है, क्या फील आएगा कैमरे पे, इतना डिटेल में काम करते हैं। मैंने कहा भाई, अगर कोई इतनी शिद्दत से यही काम पे लगा है, और लगा ही हुआ है, खुद लगा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो रिजल्ट आना ही आना है। डेफिनेटली। मैंने देवदास देखी, और मैं देवदास का तो इतना बड़ा फ़ैन था, हूँ भी, कि एक एक डायलॉग, एक एक सीन उसके याद कर लिए। तो मैंने कहा कैसे कर सकता है ये एक आदमी, कमाल का काम। वही उनकी लगन। जी जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि मैंने अभी ऑनलाइन देखा, तो ऑनलाइन आपके बारे में, आपकी कुछ किताबों के बारे में, आपकी कोई बुक आई है इस संग्रह कुछ? नहीं, बुक मेरी नहीं आई अभी तक। एक किताब है लम्हे करके, वो उसमें सिर्फ मेरे ही शेर नहीं हैं, उसमें कई शायरों के हैं, जैसे गुलजार साहब के हैं, जावेद अख्तर साहब के हैं, या और भी कुछ शायर हैं उसमें 2-4। तो वो सब मिला के किसी ने, वो मुझे पता भी नहीं वो किसने छापी है। और इसमें परमिशन की जरूरत नहीं होती क्या छापने के लिए? नहीं, परमिशन तो ऑब्वियसली ली होगी, डेफिनेटली मैंने ही दी होगी गज़ल, लेकिन मुझे याद नहीं है। क्योंकि वो याद इसलिए नहीं है कि वो उन्होंने यही कहा था कि इसमें हमें डाल देना है। तो अगर वो मेरे ऊपर ही होती और सारी गज़लें मेरी होती, ऑब्वियसली मुझे याद होती, और फिर मैं उस पर काम करता। तो मैंने उनको दे दी और फिर उन्होंने वो छाप दी। तो इसलिए मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा अभी कि वो किन्होंने छापी है। बट वो एक, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं आपकी किताब है, मैं तो उनसे मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरी किताब नहीं है अकेले की, इसमें और भी कई लोगों की चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द मेरी किताब मैं लेके आऊँ। जी हाँ, मेरे पढ़ने वालों के लिए और जो मुझे सुनते हैं उनके लिए। मैं सरप्राइज हूँ कि अभी तक कोई किताब आपकी आई नहीं। जी हाँ, देखिए, लोग 2 लाइन लिखते नहीं कि किताब छपवा लेते। किताब इसलिए नहीं आई कि मेरा मानना है, मुझे अभी तक यकीन नहीं हुआ है कि मैंने कुछ लिखा है और मैं कुछ लिख सकता हूँ, या ऐसा कुछ मैंने कर दिया है तो किताब में आ जाए। ऐसा मुझे अभी तक यकीन नहीं हुआ है। जिस दिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे वो यकीन हो जाएगा, मैं रात दिन कोशिश कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मेहनतें कर रहा हूँ कि मैं किताब के लिए कुछ कर सकूँ। तो जिस दिन मुझे लगेगा और यकीन हो जाएगा, मैं बहुत जल्द उस दिन किताब लेके आऊँगा।
बिल्कुल। और कब तक वो आने वाली, कुछ अगर हमारे देखिए जो आपको चाहने वाले हैं उनके लिए बता दें कुछ? नहीं, अभी कुछ ऐसा तय नहीं है। तय नहीं है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यकीन करना मतलब अपने ऊपर नहीं, मतलब मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर गज़लें कुछ लिखूँ, बिल्कुल। ताकि मेरे सुनने वालों को, और वो किताब भी हमेशा रह जाएगी, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएँ जो यादगार रहा है। जी। कोई गज़ल मैंने अक्सर देखा है आपको पढ़ते हुए मंच पे, अगर कोई गज़ल हमें सुना पाएँ, जो आप गाते भी हैं, मैंने भी देखा गुनगुना भी रहते हैं ठीक है, आप। चलिए गज़ल के 2-3 शेर मैं जी, सुना देता हूँ। जी। कि समझ लीजिए पहला शेर इसका इंडस्ट्री के लिए ही है कि मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई जावियों से कहा गया। क्या बात है! जावे कहते हैं एंगल्स को। जी। मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई जावियों से कहा गया, तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। क्या बात है! और इसमें आखिरी शेर, मैं तू राज़ू हूँ। देखिए ये शेर मैंने मेरे लिए नहीं कहा, जी, ये जी। मैंने उन लोगों के लिए कहा है। हुँ, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा हिंदुस्तान जो है बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत टैलेंट भरा हुआ है। कुछ टैलेंट ऐसा है कि जो आज तक प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं आ सका, आगे नहीं आ सका, उनकी कुछ मजबूरियाँ थी। तो मेरा ये मानना है कि अपने आस-पास ऐसे लोगों को ढूँढें, तलाश करें, जो टैलेंटेड हैं, और वो आगे आ जाएँ, और वो उनको आगे लाया जाए। वरना तो क्या होता है, जब वो चले जाते हैं दुनिया से, फिर कोई उनको ढूँढता है और फिर हम उन्हें सराहता है, फिर याद तो बात करते ही हैं खत्म हो जाने जाती के है। बाद। राइट। तो मेरा मानना ये है कि उन्हें यहाँ पहले से, ही किया जाए। हाँ, तो इस शेर में मैंने वो बात कहने की कोशिश की कि तेरी महफ़िलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। शेर ये कि मैं तू राज़ू हूँ, मुझे देख लो, मैं गज़ल सरा हूँ, सुनो मुझे। मैं तू राज़ू हूँ, मुझे देख लो, मैं गज़ल सरा हूँ, सुनो मुझे। कई शायरों की मिसाल है, जिन्हें उनके बाद पढ़ा गया, क्या बात है! तेरी महफिलों में मगर मुझे। ये था। वाह! थैंक यू। एक और। एकदम आपसे मन नहीं भरता शायरी और आपकी गज़ल से। एक और सुनना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। गज़ल ये कि जी। हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है, क्या बात है! हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है, तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है, क्या बात है! वाह! तेरे क्या बात! बगैर बहुत बढ़िया। कहाँ। और फिर वही अंधेरे से रोशनी की तरफ की बात कि तुम्हारा जिक्र अंधेरों को मार देता है, तुम्हारा जिक्र अंधेरों को मार देता है, तुम्हारे नाम से एक रोशनी निकलती है। क्या बात है! क्या और इस बात गज़ल में एक शेर है, क्या बात है! वाह! जैसा कि मैं यूपी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत छोटे से गांव संबलहेड़ा का रहने वाला हूँ। तो मैंने वो गांव की दुनिया देखी, बहुत छोटा गांव है, मैंने वो गांव की दुनिया देखी, वहाँ मैं पला बढ़ा। फिर मैं 2002 में मुंबई आया, और फिर मैं मुंबई से मैंने पूरी दुनिया में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कनाडा, यहाँ वहाँ मैंने पूरी दुनिया में मुशायरे पढ़े, मैं कविता पाठ करने गया हूँ। मैंने एक बड़ी दुनिया भी देखी, वो छोटी दुनिया। तो मैंने एक फ़र्क महसूस किया, और मैंने इस शेर में बताने की कोशिश की है कि हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है। शेर ये कि हमारे गांव
कि लड़के भी कितने सादा हैं हमारे गांव के लड़के भी कितने सादा हैं हमारे गांव में अब भी परी निकलती है क्या बात है, हमारे गांव में। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी जब स्टेज पे आप जाते हैं और शायरी करते हैं, और मैंने देखा कि एक अंदाज है आपका, हिंदुस्तान में किन शायरों को आप सुनना पसंद करते हैं कि लगता है भाई ये शायर? देखिए सब स्टेज शायर जैसा, शायरी की बात हाँ, कर रहा हूँ। जैसा आप मैंने कहा कि सब शायर अच्छे हैं। अब देखिए मैं कोई भी राइटर या लिरिसिस्ट या शायर अपनी अपने जैसे लोगों को इसलिए सही जज नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद भी वही काम करता है। तो इसलिए मैं कोई मेरे पास ऐसा पैरामीटर नहीं है और नहीं, मैं बट खुद सुनते अभी हो जिसको सीख सुनने रहा में हूँ। अच्छा देखिए लगता है। मैं जैसे मेरे बहुत शायर हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ। जैसे मैं गालिब को बहुत पसंद करता हूँ, और अगर हम वहाँ से नीचे की तरफ आएँ, मैं जॉन एलिया साहब को बहुत पसंद करता हूँ, और मैं अल्लामा इकबाल को बहुत पसंद करता हूँ। शकील जो थे अपना बताएंगे। शकील बदायूनी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, और साहिर साहब को मैं पसंद करता हूँ। और अगर आज की तारीख में हम आएँ तो मैं वसीम बरेलवी साहब को बहुत पसंद करता हूँ, और दूसरे शायर हैं अपने जो अब भोपाल में रहने लगे, हालांकि वो मेरठ के रहने वाले हैं, बशीर बद्र साहब को मैं बहुत क्या नाम होता है? पसंद करता हूँ। और भी ऐसे बहुत शायर हैं। राहा साहब को मैं पसंद करता था, मनव्वर साहब को मैं बहुत पसंद करता था। तो आज भी ऐसे बहुत शायर हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, कह रहे हैं। और अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ, देखिए मेरे पास एक ही ज़िंदगी है, और मैं उसमें ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा, कर जाऊं। मैं किसको पसंद करता हूँ किसको नहीं करता हूँ ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि मैं इतने, क्योंकि मेरा दूसरा काम तो है नहीं, राइटिंग और शायरी ही मेरा काम है, तो मेरी कोशिश ये है कि मुझे कितने लोग पसंद करते हैं और कितने लोग मुझे पसंद कर पाएंगे, या कितने लोगों को मैं लोगों को कुछ ऐसा दे सकूं जो वो मुझे पसंद करें और ता देर तक अपने दिलों में महफूज रखें और मुझे याद करें। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो जन्म हुआ है या मैं जो पैदा हुआ हूँ इस दुनिया में, मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरे सुनने वालों के लिए कुछ ऐसी रचनाएं, कुछ ऐसी गज़लें, कुछ ऐसी कविताएं, कुछ ऐसे गाने लिखने के लिए पैदा हुआ हूँ कि मैं उनको दे सकूँ, और वो ऐसा हो जिसे वो सुन के राहत फ़ील कर सकें और अपनी समातों पे, यानी अपने सुनने पे फ़ख्र कर सकें कि हमने किसी को सुना। और बस वही मेरी कोशिश है। मायने मेरे लिए यही रखता है क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ एक ज़िंदगी है और मैं उसमें कुछ ऐसा करना चाहता हूँ। हिंदी लिटरेचर में इंटरेस्ट है आपका कभी? जी बिल्कुल, मैं हिंदी लिखता हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं हिंदी लिखता हूँ। ये हिंदी साहित्य के जो लोग राइटर हैं, देखिए साहित्य जो है वो, हमारा साहित्य जो है बहुत रिच है दुनिया में। पता क्यों है वो? क्योंकि उसमें बहुत सारे कलर हैं। उसमें हिंदी का कलर है, उर्दू का, और उर्दू किसी की ज़बान नहीं है, हिंदुस्तान की ज़बान है। और हिंदी किसी की ज़बान नहीं है, ये हिंदी हिंदुस्तान की ज़बान है। बिल्कुल सही। और जो चीज़ हमारे हिंदुस्तान के लोग कर रहे हैं या बोल रहे हैं, वो ज़बान हमारी है और हमारे बाप की है, वो हमारी ज़बान है। अंग्रेज़ी भी अगर हमारे हिंदुस्तान के लोग बोल रहे हैं वो भी हमारी ज़बान है। तमिल भी अपनी है, वो तमिल भी अपनी है, गुजराती भी अपनी है, मराठी अपनी ज़बान है। और हमारा कल्चर और हमारा लिटरेचर और हमारी जो ज़बान है, हम बहुत रिच लोग हैं। पूरी दुनिया में इतना रिच कोई है ही नहीं। हमारे पास बहुत कलर्स हैं। क्या बात है। ये कलर तो मैं पूरी दुनिया में गया हूँ साहब, ये कलर्स कहीं है ही नहीं। पूरी दुनिया में नहीं, सब एक जैसे लोग हैं, एक जैसी ज़बान बोल रहे हैं, एक जैसा सोच रहे हैं, एक जैसा पहन रहे हैं। हमारे यहाँ जिस गली में आप निकल जाइए, अलग ज़बान है, अलग पहनावे हैं, अलग सोच है, अलग लोग हैं, और ये सब एक जगह रहते हैं, मिल के रहते हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ दुनिया में किसी तख्ते पे नहीं हो सकती। हिंदुस्तान के नाम एक शायरी। हिंदुस्तान के नाम एक शायरी, यूँ कह लीजिए कि मेरा मैं हर जगह ये एक शेर बोलता हूँ कि वो शेर ये है कि एक ही ज़िंदगी है हमारे पास, और हम खुश नसीब हैं कि हम इस देश में पैदा हुए हैं और यहाँ हम इतने कलरफुल हैं। उसके हवाले से मैं यही कहना, इसके लिए इस हिंदुस्तान जैसे देश के लिए एक ज़िंदगी कम है,
मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही। एक जिंदगी कम है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो। हाँ। और इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो। अगर इस देश में रह के, इस देश में पैदा हो के हमने कमाल नहीं किया, तो दुनिया में कहीं कमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये कमालों का देश है, ये चमत्कारों का देश है। बिल्कुल सही। यहाँ जो चमत्कार हुए हैं दुनिया में कहीं नहीं हुआ, यहाँ जो नहीं बना फिर कहीं नहीं बस ये बनेगा। कहना चाहूँगा। तो एक जिंदगी है, इसमें कर लो बिल्कुल जो कर सकते हो यहाँ रह के, और इस देश के लिए कुछ कर लो। बिल्कुल सही। मैं तो भाई यही कहूँगा कि भाई आपकी ही लाइन और आपके लिए मैं कहूँगा कि जो आपका इत्र, आपका जो जब भी जिक्र होगा वो जिक्र नहीं एक इत्र के जैसा है, और जब भी होगा, जब भी आपकी बात होगी तो हिंदुस्तान महकेगा कि भाई AM तुराज कभी थे इस देश में, और आज तो आप महका ही रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये तो खैर है ही, लोग इतना प्यार दे रहे हैं तभी हम यहाँ तक आए हैं, वरना नहीं आ पाते। और मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ, आप यकीन करें, मैंने पूरी दुनिया देखी है, मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं यहाँ पैदा हुआ और मैं यहाँ के लिए कुछ कर रहा हूँ, अपने लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो ये एक, और हमारा जो ये फिल्म इंडस्ट्री है, इंडियन सिनेमा कहूँगा मैं इसको, बॉलीवुड नहीं कहूँगा, इंडियन सिनेमा जो है, भारतीय सिनेमा जो है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है हमारा, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आज ये टक्कर दे रहा है पूरी दुनिया को, लोगों को मालूम नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको जितना सपोर्ट कर सकें, जितना इसमें आर्ट ला सकें, उतना हम लेके आए। अच्छा, बस लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी देरों से मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं इसको उसके बाद ख़त्म करेंगे। आपका गाना जो बिनते दिल है, उसमें 3 आदमी का काफ़ी योगदान है, संजय लीला भंसाली, AM तुराज और एक अरिजीत सिंह। जी हाँ, बिल्कुल। उनके बारे में आप मिले उनसे? हाँ, बिल्कुल मिला हूँ, मेरे बहुत अच्छी पहचान है, हमने बहुत सारे काम साथ किए हैं। थोड़ा बस उनके बारे में बता दें तो। देखिए, अरिजीत सिंह साहब के बारे में तो मैं यही कहूँगा, मेरा पहला गाना जो हिट हुआ तो वो उन्हीं की ज़बान से हुआ था। कौन सा गाना? कभी जो बादल बरसे। अनुभव सिन्हा? नहीं, ये अनुभव सिन्हा के लिए नहीं था, ये एक फिल्म आई थी, छोटी फिल्म थी, जैकपॉट। हाँ, अच्छा, ये उसका गाना था, और फिल्म नहीं चली, वो गाना चला। म्यूजिक डायरेक्टर शारिब तौसीफ थे? हाँ, शारिब तौसीफ उसके म्यूजिक कंपोजर थे। और उसके बाद फिर अरिजीत ने मेरा आयत भी गाया, फिर और भी 1-2 फिल्मों में कहीं गाया। वो आपकी पहली फिल्म थी? नहीं, पहली फिल्म नहीं थी, पहली फिल्म थी मेरी 2005 में मुझे मिली थी, 6 में रिलीज हुई थी, कुड़ियों का है ज़माना। अच्छा। एक फिल्म थी जिसके मैंने गाने किए। समझ गया। तो वो पहली हिट गाने वही है? नहीं, पहला हिट गाना मेरा अरिजीत के साथ कॉलैब पहला था ये? हाँ, ये पहला था। और मुझे जो एडमायर किया गया, या जो मुझे अप्रिशिएशन मिला इस इंडस्ट्री में, या मुझे काम जो मिला है बहुत अच्छे तरीके से, वो संजय जी की फिल्म गुजारिश से ही मिला। अरिजीत सिंह पे आते हैं। जी हाँ। अरिजीत सिंह के तो बारे में अरिजीत सिंह बहुत अच्छे सिंगर हैं, वही पैशनेट आदमी है वो भी, और अपने काम में 100% देने की कोशिश करता है। वो देता है, कोशिश क्या करता है, वो तो कामयाब लोग हैं सब। क्योंकि बिनते दिल से गाना गाना जी, और ये भी एक चैलेंज ही होगा आपके और संजय जी के बारे में तो हमने इतनी बातें करी ली, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। वो मुझ जैसे आदमी को बार बार काम दे रहे हैं, यही एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और फ़ख्र का विषय है ये कि वो मुझे मेरे देश के लिए कुछ करने का मौका दे रहे हैं, और मेरे लोगों के लिए कुछ करने का मौका दे रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगा। बस यहाँ ऊपर वाला इस तरह के हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जो चमत्कारी लोग हैं, उनको ऊपर वाला सेहत दे और लंबी उम्र दें, ताकि वो हमारे लिए कुछ कर सकें। देखिए, शायरों से मिलता हूँ तो मेरी प्यास बढ़ जाती है, लेकिन चूंकि एक वक्त है, अपनी लिमिटेड है, और कोशिश करेंगे, उम्मीद भी रखेंगे कि हम दोबारा ज़रूर बैठेंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और इतनी सारी गज़लें, शायरी और अपनी जर्नी सुनाई, और मुझे लगता है कि लोग ज़रूर मोटिवेट होंगे आपसे, खासकर जो आने वाले युवा हैं, जो कि फिल्मों की तरफ जिनका रुझान है, जिनकी इच्छा है आने के लिए। एक लास्ट शायरी और उसके बाद ख़त्म करते हैं। लास्ट शायरी ये कि ठहरा हुआ ख्याल हूँ, आज़ाद कर मुझे। हाँ। ठहरा हुआ ख्याल हूँ, आज़ाद कर मुझे। मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। क्या बात है? याद आ रही है तो याद कर मुझे। और तन्हा न लिखी जाएगी शीरी की दास्तां, इस किस्सा-ए तुराज में फरहाद कर मुझे। मेरी याद क्या लाइन, एक बार फिर से सुनिए लाइन। तन्हा न लिखी जाएगी शीरी की दास्तां, इस किस्सा-ए तुराज में फरहाद कर मुझे। क्या बात है? मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।